फर्डिनेंड था, स्पेन के किंग फर्डिनेंड ने क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पॉन्सर किया और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में जी 15 भैया इन 50th सेंचुरी 1492 में उसने पहली दफा यहाँ पे चक्कर लगाया। अब वो बच्चों किधर जा रहा है? ही इज गोइंग टू फाइंड अ न्यू रूट। लेकिन पहली दफा उसने लैंड किया, यहाँ पे आइलैंड्स थे, बहामस आइलैंड। जब उसने बहामस आइलैंड पे लैंड किया तो उसको लगा कि मैं पहुंच गया हूँ एशिया में और ये जो लोग यहाँ पे फिर रहे हैं दे आर इंडियंस। बट वहां पे वो कोई और सक्सेस ना कर सका, कोई कॉलोनी ना बना सका और इन आइलैंड से आगे ना जा सका, कॉलोनी ना बना सका, इन आइलैंड से आगे ना जा सका, वापस आ गया। इन 1493 दोबारा गया, जी हाउ वाला पार्ट, दोबारा गया। लेकिन दोबारा भी जी हाउ वाला पार्ट है, दोबारा भी यहाँ पे ये कोई भी कॉलोनी नहीं बना सका, इन आइलैंड से आगे भी नहीं जा सका। वापस आया, दोबारा मिन्नत अल्लाह किया ताकि यार भाईजान एक दफा और पैसे दे दें, इस दफा मैं जरूर कोई चंद चढ़ा के आऊंगा। उन्होंने 1498 में दोबारा पैसे दिए। इवन के थर्ड टाइम ही वाज अनसक्सेसफुल। उसने कहा भाई मेरी मौत का वक्त करीब है, एक दफा मुझे और चांस दो। इन 1502 ही वेंट अगेन, बट अगेन ही वाज अनसक्सेसफुल। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये एशिया है या ये क्या है। ही वाज अनएबल टू फाइंड, ही वाज कंफ्यूज्ड, इवन द वर्ल्ड वाज कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या है। इन 1507 there came a different change. First in 1492, second in 1493, थर्ड इन 1498 एंड फोर्थ इन 1502। और मैं आज आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोलंबस 1506 में फौत हुआ और जब तक वो फौत हुआ उसको पता ही नहीं था कि उसने इतनी बड़ी इन्वेंशन कर ली है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोलंबस ने अपनी पूरी जिंदगी में ये जो मेन लैंड अमेरिका है ना, इसके ऊपर कभी कदम ही नहीं रखा था। वो बेचारा इधर ही आइलैंड्स में फंस जाता था। इसके साथ एक दोस्त था इसका, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुशी। अमेरिगो ने खैर बाद में अच्छा चक्कर लगाए, अमेरिगो ने काफी चक्कर लगाए और अमेरिगो ने क्या किया, पहली दफा अमेरिगो ने इधर से लेके ये पूरा पहाड़ उसने छाना और उसने जो न्यू मैप बनाए, उन न्यू मैप को यूज किया एक जर्मन कार्टोग्राफर था मेरशिमर। असदुल्ला 1506 में कोलंबस की फौत हुई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अमेरिगो वेस्पुशी की। ये कोलंबस के साथ भी आता रहा, ये कोलंबस के साथ भी आता रहा अमेरिगो, और इसने बाद में पहली दफा इधर से लेके इधर पहली दफा इसने पूरा चक्कर लगाया। ठीक है असदुल्ला मलिक, बच्चे क्लियर है बेटा? जी अमेरिगो वाज आल्सो इटालियन, अमेरिगो वाज आल्सो इटालियन। जब इसने चक्कर लगाया तो इसने एक नया मैप दिया और मैप को यूज किया मेरशिमर ने। मेरशिमर एक कार्टोग्राफर था, नक्शा बनाने वाला था। उसने पहली दफा नक्शा बनाया और उस नक्शे में पहली दफा मेरशिमर ने ये जो न्यू कॉन्टिनेंट था उसको इंक्लूड किया।
मेरशिमर ने पहली दफा अपने नक्शे में इस न्यू कॉन्टिनेंट को इंक्लूड किया, और इसने ये जो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसका पता किसने बताया था? अमेरिगो वेस्पुशी ने बताया था। इसलिए इसने पूरे इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को नेम दे दिया अमेरिका का, आफ्टर दिस अमेरिगो वेस्पुशी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एमसीक्यू है, ये अब आपने कभी भी नहीं भूलना। व्हाई अमेरिका इज नेम्ड एज अमेरिका? बिकॉज बाय द नेम ऑफ अमेरिगो वेस्पुशी। पूरी जिंदगी बैठे कोलंबस की दौड़ मारी है, आगे बढ़। मैं रिपीट करता हूं, कोलंबस ने 4 चक्कर लगाए, कोलंबस ने 4 चक्कर लगाए, लेकिन कोलंबस को कुछ नहीं मिला, ही वेंट बैक अनसक्सेसफुल। लेकिन कोलंबस वाज पायनियर। दुनिया हमेशा पायनियर की इज्जत करती है, पायनियर की। ठीक है, कोलंबस यार हिजाब इटालियन था, उसको स्पेन ने स्पॉन्सर किया था। ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं अभी। अगर तुम देखो तो सारी चीजें इधर लिखी हुई हैं, ये 1507 भी लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है इधर। पता नहीं तुम लोग पीछे क्यों हो। अब मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट फोकस। आई एम रिपीटिंग। कोलंबस ने 4 चक्कर लगाए, कोलंबस चारों दफा फेल हुआ। ठीक है, बाद में 1507 ने अमेरिगो वेस्पुशी ने पूरा चक्कर लगाया, और उसने जो न्यू मैप दिया उसको यूज किया मेरशिमर ने, और मेरशिमर ने पहली दफा ये जो न्यू वर्ल्ड थी इसको इंक्लूड किया। और इसने रिस्पेक्ट देने के लिए, यार बोर्ड ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये देखो, मैं इधर लैपटॉप से देख रहा होता हूँ, मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आप लोगों का पर्सनल मसला होता है तो वो तो ना बार बार कहा करो। अगर क्लियर नहीं होगा तो सबका क्लियर नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम आई हैव टू रिपीट दिस? ओके, मेरशिमर ने पहली दफा अमेरिको वेस्पुशी को रिस्पेक्ट देने के लिए इस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नाम क्या रख दिया? इस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, इस न्यू कॉन्टिनेंट का नाम रख दिया अमेरिका। तो एमसीक्यू ये आता है कि अमेरिका वाज नेम्ड आफ्टर whom? वाज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुशी। ठीक है, सो इन 1507 कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई। किसकी? स्पेन की। इन 1521 फ्रांस कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड। इन 1585 ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड। यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन है, एक आपको एक चीज नजर आ रही है कि कहाँ पे 5007, 5021, कहाँ पे 1585, इवन आफ्टर अ सेंचुरी। ये चीज नोट कर रहे हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई ब्रिटेन वाज सो लेट। और यहाँ पे आपको कैथलिक की और प्रोटेस्टेंट की जंग भी क्लियर हो जाएगी। एक बादशाह था ब्रिटेन का, उसका नाम था हेनरी 8। हेनरी 8 की एक वाइफ थी स्पेनिश, उससे इसकी बेटी थी मैरी 1। हेनरी साहब को शौक था बेटे का,
अब हेनरी के पास दो ऑप्शंस थी, या तो अपनी वाइफ को क्या करे, तलाक दे दे, यही ऑप्शन बचती है ना। अगर हेनरी पाकिस्तान में होता और हेनरी का बेटा ना हो रहा होता तो हेनरी की अम्मा क्या कहती है हेनरी को, तुझी शाही पुत्र एक शादी और खड़का ले, ऐसे ही है ना। लेकिन हेनरी की पोजीशन समझो कि हेनरी कहाँ पे है, हेनरी है यूके में, और हेनरी की बेगम स्पेनिश क्वीन बेटी मैरी वन। लेकिन हेनरी का मसला ये है, हेनरी इज अ कैथोलिक क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनिटी में आप एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकते। ओ है शोर लौड़े लग गए। ओके, हेनरी के पास क्या ऑप्शन बची थी कि अपनी बेगम को तलाक दे दे। लेकिन सीन ये था कि जो डिवोर्स का डिसीजन था वो भी उस टाइम का जो पोप था वो करता था, बंदा अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं कर सकता था। पोप ने हेनरी एट को डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। तुम अपनी बेगम को शादी तलाक नहीं दे सकते, इसको कहते हैं annulment ऑफ मैरिज। annulment होता है खत्म कर देना। हेनरी एट को उसने अलाउ नहीं किया। हेनरी एट बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। हेनरी एट ने कहा कि ये जो पोप है इसकी चर्च कौन सी थी, रोमन कैथोलिक चर्च। हेनरी ने कहा इस चर्च की ऐसी की तैसी, मैं इस चर्च को मानता ही नहीं, मैं सुन्नी हूं ही नहीं, मजाक कर रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं शिया हूं। उसने कहा मैं एक कैथोलिक हूं ही नहीं, मैं हूं प्रोटेस्टेंट। उसने अपनी जो है एक चर्च बनाई अलग से। हम ना बिकॉज डायनेस्टी आगे चलानी थी ना, बेसिकली प्रोटेस्टेंट शिया को बोलते उसने कहा मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। हैं। उसने अपनी एक अलग से चर्च बनाई, एंग्लिकन चर्च। कैमरे ऑन करा ले, मजे लेते हैं। एंग्लिकन चर्च में उसने अपना पोप लगाया, पॉल थ्री। पोप ने कहा कि जनाब ये जो हेनरी है ना, हेनरी है डिफेंडर ऑफ द फेथ, हेनरी है मर्दे मोमेन, मर्द मर्दे हक। चेक के रख, चेक के रख। जी मुनीबा आपकी बात भी ठीक है, मैं भी इसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, हेनरी ने एक शादी खत्म करवाने के लिए पता क्या किया, अपनी चर्च अलहदा की, अपना मजहब अलहदा किया, नया पोप लगाया, और कहा कि बाहर में गई रोमन कैथोलिक चर्च, आई एम नॉट ए कैथोलिक एंड आई एम ए प्रोटेस्टेंट। सीन ये था कि इसको एक प्रोटेस्टेंट लड़की अच्छी लगती थी, सिंपली उससे शादी करना चाहता था। पॉल ने कहा बड़ा जरूरी है जी बेटा, तो इसको तलाक दो, फारिग करवाओ। स्पेनिश क्वीन को तलाक हो गई। अब सीन होता था, सीन क्या होता था, सीन ये होता था कि जो मजहब किंग का, सारे लोगों का मजहब क्या होगा, ये बैंड होता है। वही मजहब लोगों का। ठीक है, अब देखो, हेनरी एट जो नई शादी करेगा तलाक के बाद, फराज और पेज सेंड हो जाएगा। हेनरी एट नई शादी करेगा जो तलाक के बाद, वो कैथोलिक से करेगा प्रोटेस्टेंट से करेगा। प्रोटेस्टेंट से। अल्टीमेट बात है भाई, प्रोटेस्टेंट से करेगा। और यहां से इसका खैर एक बेटा पैदा हुआ, एडवर्ड सिक्स। अब आपने छोटी सी एक बात समझनी है,
मैरी वन की जो माँ थी वो थी कैथोलिक, तो मैरी वन भी बड़ी होकर क्या बनेगी? कैथोलिक। और जो एडवर्ड सिक्स है, एडवर्ड सिक्स की माँ थी प्रोटेस्टेंट, तो एडवर्ड सिक्स बड़ा होकर क्या बनेगा? प्रोटेस्टेंट। सीन ये हुआ कि 1547 हेनरी साहब की डेथ हो जाती है और एडवर्ड भाईजान किंग बन जाते हैं। एडवर्ड साहब जब किंग बनते हैं, एडवर्ड जब यहाँ पे किंग बनता है, तो सीन ये होता है कि एडवर्ड एडवर्ड कैथोलिक नहीं रहता। एडवर्ड क्या बन जाता है? एडवर्ड बन जाता है प्यूरिटन। अब ये कैथोलिक की भी एक नई फॉर्म है। ये क्या है, ये हम अपनी सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। अब सारे लोगों का कौन सा मजहब हो जाएगा? प्यूरिटन। ठीक हो गया? जी कैथोलिक था, लेकिन ये कैथोलिक की भी एक एडवांस फॉर्म है। ये कैथोलिक की भी एक एडवांस फॉर्म है प्यूरिटन्स। ये क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1553 एडवर्ड की डेथ हुई और यहाँ पे आ गई मैरी वन। अब मैरी वन कौन थी? कैथोलिक। लगी है। आई रिपीट, हेनरी एट, ठीक है, हेनरी एट वाज कैथोलिक। शादी करने के लिए हुआ प्रोटेस्टेंट। पहली बेगम से बेटी थी मैरी वन, ठीक है। उसके बाद दूसरी बेगम से बेटा पैदा हुआ एडवर्ड। लेकिन जैसे ही एडवर्ड किंग बना, तो एडवर्ड की जो रिलीजियस थॉट्स थी वो मजीद अपने बाप से भी आगे एडवांस हो गई। वो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से भी आगे एक और मजहब था प्यूरिटन, जो एडवांस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट थे, वो बने। ठीक है, अब समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब एडवर्ड सिक्स आएगा तो सारे लोग क्या हो जाएंगे? प्यूरिटन। उसके बाद सीन यहाँ से शुरू होता है कि जब मैरी वन आती है। अब मैरी वन कौन है? कैथोलिक, एडवांस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट। यार प्रोटेस्टेंट, यहाँ तक मेरे साथ हो? क्लियर है? कोई बात नहीं। लुक एट हियर, हेनरी एट, ठीक है, पहली बेगम कैथोलिक, उससे बेटी पैदा हुई मैरी वन। मैरी वन बड़ी होगी क्या बनेगी? कैथोलिक। दूसरी शादी जिससे उसको मोहब्बत थी, हेनरी एट। चुप करो, अभी समझा देता हूँ। ठीक है, हेनरी एट की बेगम प्रोटेस्टेंट, बेटा पैदा हुआ एडवर्ड सिक्स।
एडवर्ड सिक्स जनाब आला बाद में जब किंग बना तो मजीद एक एडवांस फॉर्म में चला गया, ये बजाय प्रोटेस्टेंट के प्यूरिटन बन गया। ठीक है, तो जब एडवर्ड यहाँ पे किंग बना तो सारे लोगों को क्या बनना पड़ा? प्यूरिटन बनना पड़ा। सीन ये हुआ कि जब एडवर्ड के बाद मैरी वन क्वीन बनी तो मैरी वन क्या थी? मैरी वन थी कैथोलिक। लोग सारे क्या हो चुके थे? प्यूरिटन्स। तो यहाँ पे फिर उसने अंधाधुंध लोगों को कत्ल करवाया, गाजर मूली की तरह लोग यहाँ पे कत्ल हुए हैं। ठीक है, कहते हैं 300+ लोगों को तो इसने जिंदा जलवा दिया था। और अगर आप YouTube पर देखोगे तो शायद क्वीन मैरी वन आपको ना मिले, अगर आप लिखोगे ना द ब्लडी मैरी तो आपको यही मैरी मिलेगी। क्लियर हुआ? असल में यही जो है, यही चीज रिलीजियस परसिक्यूशन है। इसी चीज का नाम क्या है? रिलीजियस परसिक्यूशन भी है कि जो दूसरा आता है, तो जो ये टाइटल्स होते हैं हमारा, ये टाइटल्स होता है, जो दूसरा आता है वो उसको मरवाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश यूके में अगर एक क्वीन ना आती, अगर यूके में एक क्वीन ना आती एलिजाबेथ वन, तो शायद आज जो हमें ब्रिटेन नजर आता है शायद वो ब्रिटेन हमें ना नजर आता। बहुत शानदार क्वीन, बहुत शानदार क्वीन। फ्रॉम 1558 टू 1603 इसका रूल है। ठीक है, 44 इयर्स इसने रूल किया और इसको रूल को कहते हैं गोल्डन एलिजाबेथन पीरियड। इसको छोड़ो, ये कौन थी, ये लंबी डिबेट हो जाएगी बहुत। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हम इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे खुद करना। ठीक है, इसके दौर में इसने प्यूरिटन्स और कैथोलिक के दरमियान एक मिडल वे अपनाया। एक मिडल वे अपनाया। ठीक है, और इसके दौर में जब यूके स्टेबल हुआ, ये इतनी अच्छी थी, ये इतनी अच्छी थी, ये यूके की जिंदगी को, यूके को लाइफ लाइन में लाने के लिए इतनी बिजी थी कि इवन इसने शादी भी नहीं की, शादी नहीं की। ठीक है, ड्यू टू दिस शी इज नोन एज वर्जिन क्वीन। मिडिल वे मतलब जिसकी जो मर्जी, जिसना मर्जी रह ले। अब मेरी बात सुनो, अगर कभी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए 10 नंबर का कि वाई ब्रिटेन वाज सो लेट, तो अटेम्प्ट कर लोगे? 10 नंबर का अक्सर आ जाता है। बैकग्राउंड हिस्ट्री सारी समझ आ गई? बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ आ गई? अब मेरी बात सुनो, ब्रिटेन ने जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की तो ब्रिटेन की एक चीज अच्छी थी, ब्रिटेन की एक चीज अच्छी थी, ब्रिटेन का जो कॉलोनाइजेशन का फार्मूला था ना, वो फार्मूला था PMLN वाला। ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि आप ये देखो कि ब्रिटेन ने पहली कॉलोनी अपनी स्टार्ट की 1585 में। पहली कॉलोनी थी रोनॉक कॉलोनी। सिर्फ एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ब्रिटेन ने जहां भी कॉलोनाइजेशन की है, ब्रिटेन ने जहां भी कॉलोनाइजेशन की है, ब्रिटेन ने उस पार्ट को ओन किया है, उस पार्ट को डेवलप किया है। वहां पे कोई
पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया है, वहां पे हमेशा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया है, वहां पे कोई लीगल सिस्टम डेवलप किया है। इसकी मिसाल आपके सामने ये है कि आपके यहाँ पे इंडो पाक में किसकी गवर्नमेंट थी, किसने कॉलोनाइज किया था, यूके ने। आपका रिवर सिस्टम, आपका पोस्टल सिस्टम, इसको भी छोड़ो, अभी तुम क्या कर रहे हो, ये सीएसएस, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी आपको किसने दी? यही कंसेप्ट आपने याद रखना है, यही कंसेप्ट आपने याद रखना है कि 1585 में जब ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की तो वहां पे उन्होंने उस पार्ट को ओन किया। इस ओन करने की एक मिसाल ये है, इस ओन करने की एक मिसाल ये है कि 1587 वर्जीनिया डेयर, कौन है, लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है, कौन है, अमेरिकन लैंड में यूरोपियन सेटलर्स के घर पहली बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, जहां पे आप ओन करना चाहते हैं। वुमेन आप कहाँ पे लेके आते हैं, जहां पे आप ओन करना चाहते हैं। यही वजह है कि 1507 से ऑनवर्ड स्पेन ने कॉलोनाइज किया, 1521 से ऑनवर्ड फ्रांस ने कॉलोनाइज किया, but he will never ask you about their colonization. He will only ask you how Britain colonized the US. He will only ask you impact of British colonization on US. ये खुशखबरी है आपके लिए, ये वाला पार्ट आपने करना नहीं है और ना ही वो आपसे पूछता है। वर्जीनिया डेयर एक लड़की थी जो वहां पे पैदा हुई थी, मरीम इसमें क्या मुश्किल बात है। वर्जीनिया डेयर एक लड़की थी जो वहां पे पैदा हुई थी, ब्रिटिश सेटलमेंट पे, ब्रिटिश सेटलमेंट पे जो लड़की पैदा हुई थी। और कोई सवाल? क्लियर है? रिव्यू नेक्स्ट। ओके जी, शाबाश। गिव द कंटेक्स्ट, हाउ कैन वी प्लेस इट इन आंसर। सर्वाइव के पास टू हेनरी, नहीं साइमा, सारी डिबेट ड्यू टू हेनरी, ये सारा कुछ नहीं यार। रिव्यू के लिए अब टाइम थोड़ा रह गया, रिव्यू आप खुद ही करें ना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, अप टू यू, यू हैव टू रिव्यू इट। जस्ट कम हियर, जस्ट कम हियर। 1585, 1585, ठीक है, 1585 पहली कॉलोनी कौन सी, रोनॉक। उस कॉलोनी को ओन किया यूके ने, और उसकी मिसाल क्या है, 1587 में पैदा होने वाली बच्ची वर्जीनिया डेयर। इसको उसने कुछ भी नहीं किया अजहर साहब, इसने कुछ भी नहीं किया। इसको आप अपने एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं कि ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पे अपनी खवातीन को ये लेके आया।
बिकॉज वो यहाँ पे ओन करना चाहता इस न्यू वर्ल्ड को। नतीजा क्या निकला जी? नतीजा ये निकला कि 1590 में इस पूरी कॉलोनी को नेटिव इंडियंस जो वहां पे रह रहे थे, उन्होंने गाजर मूली की तरह इन सबको मार दिया। और इस कॉलोनी का बाद में कुछ पता ही नहीं चला ये कहाँ गई, ये कहाँ से आई, इसका क्या हुआ। इसलिए हिस्ट्री में इसको कहते हैं द लॉस्ट कॉलोनी, जिसके अंदर ये बेचारी छोटू सी बच्ची भी थी, वर्जीनिया ने। नेटिव इंडियन वाला रिपीट करता हूँ, जब नेटिव इंडियंस आते हैं। जी, नेटिव इंडियंस किल्ड ब्रिटिश। ये बताते हैं क्यों किल किया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज नहीं बताई, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो ये है कि यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ पे लोग रहते थे। नॉर्थ में कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग साउथ में रहते थे, ठीक है। दे वर नेटिव्स टू द अमेरिकन लैंड, पहले रह रहे थे। उनकी प्रॉपर कुछ की साउथ में सिविलाइजेशंस थी। एक बात आपने याद रखनी है, नॉर्थ में सिविलाइजेशंस नहीं थी, साउथ के अंदर सिविलाइजेशंस थी। जैसे कि हम कर लेते हैं, एक सिविलाइजेशंस थी मायास, एक सिविलाइजेशन थी इसके थोड़ा सा ऊपर एज़टेक्स, एक सिविलाइजेशन इधर थी इनकाज। तो जब यूरोपियंस ने इनके ऊपर आके कब्जा किया तो ये रेजिस्ट तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। और गाहे बगाहे इन इंडियंस की यूरोपियंस के साथ वॉर्स भी होती रही। लेकिन क्योंकि यूरोपियंस टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, चूंकि यूरोपियंस टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, उसलिए उन्होंने 80% ऑफ जो इंडियंस थे उनको मार दिया था, और 20% इंडियंस जो हैं वो आज भी अमेरिका का पार्ट है। तो बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है, हमने जितनी भी अमेरिकन हिस्ट्री पढ़नी है, हमने जितनी भी अमेरिकन हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें हमारा जो फोकस है, क्या वो रेड इंडियंस होंगे? क्या हमने इनकी हिस्ट्री पढ़नी है? नो, हमने किसकी हिस्ट्री पढ़नी है? हमने हिस्ट्री पढ़नी है यूरोपियन इमिग्रेंट्स की। और उन यूरोपियन इमिग्रेंट्स में से भी हमने सिर्फ एक पे फोकस करना है, वो कौन है? यूके। तो आज के बाद हमारी जितनी भी डिबेट होगी, वो होगी कहां से, किस किस के दरमियान? यूके की कॉलोनीज इन अमेरिका वर्सेस यूके। दिस मेक्स अमेरिकन हिस्ट्री। अक्सर ये मैंने रीजन बता दिए बेटा, ये मैंने रीजन आपको बता दिए कि वाई यही पढ़ना है, यूके पढ़ना है। बिकॉज यूके ने उस पार्ट को ओन किया था, उस पार्ट को डेवलप किया था, इसलिए। वाई दे आर, ये इंडियंस इनको क्यों कहा गया था? इंडियंस इसके लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि पहली दफा इनको
क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडियंस कहा था? तो इंडियंस जो है इनका मिसनोमर है, ऐसे गलती से नाम पड़ जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही किरत। तो डू यू गॉट योर कंसेप्ट्स क्लियर कि व्हाट इज यूएस हिस्ट्री? हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है? क्लियर हुआ? ओबामा 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 ने क्या कहा था? ओबामा ने कहा था वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट वी आर द सॉरी मैं रिपीट करता हूँ। जब ये रिसेंटली ये सारी बातें हो रही थी ना, ट्रम्प पाबंदियां शबंदियां लगा रहा था इमिग्रेंट्स के ऊपर, तो ओबामा ने कहा था कि वी मस्ट नॉट वेवर in accepting ourselves, our best selves as a nation of immigrants. बराक ओबामा। वेवर होता है मानने से इनकार करना। वो कहता है कि वी मस्ट नॉट वेवर, हमें ये मानने से इनकार नहीं करना चाहिए। एक्सेप्टिंग आवर सेल्स, कि हम क्या हैं, आर बेस्ट सेल्स, हमारा सबसे अच्छा क्या था, कि वी आर ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, कि हम जब खुद इमिग्रेंट्स की नेशन है, तो आज किस बेस पे ट्रम्प जो है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है? You can simply cut this one. So just let me know, are you clear about what we are going to read? यूके ने अपनी एक कॉलोनी तो जाया कर दी। कौन सी? द लास्ट कॉलोनी। होल्ड ऑन बच्चों, होल्ड ऑन, बस ठीक हो गया, थैंक यू। द लास्ट कॉलोनी। असदुल्लाह को मैंने टोटल यूरोपियंस का बताया था, सिर्फ यूके का नहीं बताया था। टोटल यूरोपियन 80% को किल किया था, और स्टार्ट में यूके वीक था। अभी देखो ना कैसे यूके स्ट्रांग होता है। जी जी अनम, आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिए। अमेरिकन हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन यूके। अनम की बात लिख लो यार आप। अनम टीवी आपका हुआ बच्चे, 10 तोले सोना भी आपका, टीवी भी आपका। लॉस्ट कॉलोनी। उसके बाद यहाँ पे सीन ये हुआ कि यूके चाहता था, यूके ने अपनी पॉलिसी चेंज की। यूके ने कहा कि यार अगर हम इस तरह इंडिविजुअल्स को भेजते रहेंगे ना, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आप इसको अपनी पाक हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हो। मैंने आपको कहा ना कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिंक्स। आप इसको अपनी पाकिस्तान हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हो। क्या लिंक कर सकते हैं? यूके ने कहा कंपनीज बनाओ, और कंपनीज को दो चार्टर, और ये कंपनीज जाके हमारी कॉलोनीज बनाएं। क्योंकि अगर हम चंद लोगों को भेजेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हमें बड़ा टफ टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। एक कंपनी हमने भी भुगती है। कौन सी कंपनी? एक कंपनी हमने, शाबाश, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे देखो सिस्टम चेंज हो रहा है। सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है? इसको बड़े ध्यान से देखना तुम लोगों ने। सिस्टम ऐसे चेंज हो रहा है।
यहाँ पे 1603 में एलिजाबेथ अल्लाह को प्यारी हो रही है और यहाँ पे एक किंग आ रहा है, जेम्स वन, और जेम्स वन को भी प्यूरिटन्स अगेन जरा अच्छे नहीं लगते थे। एलिजाबेथ तो बड़ी न्यूट्रल सी थी, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी एलिजाबेथ की। उसने कहा फोकस करो कमीनो, यूके पे फोकस करो, इसको छोड़ दो एक दफा, प्यूरिटन्स और ये जंग सारी को। उसने कहा इसको एक दफा छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे दो कंपनीज थी बड़ी मशहूर, हमारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पे दो कंपनीज थी, एक थी वर्जीनिया कंपनी और एक थी प्लाईमाउथ कंपनी। और इन दोनों कंपनीज को मिला चार्टर। सो वर्जीनिया कंपनी ने 1607 में इधर आए अमेरिका में, ठीक है जी जी इकट्ठे ही अमेरिका में आए और अमेरिका में एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसका नाम रखा जेम्स टाउन, और जेम्स टाउन के अगेंस्ट पहली कॉलोनी बनाई जिसका नाम रखा वर्जीनिया। ठीक हो गया। उसके बाद अलबत्ता ये जो कंपनी थी जी जी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कंपनी थी जी 1607, ये जो कंपनी थी प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ ने अपना चार्टर यूज नहीं किया, प्लाईमाउथ ने अपना चार्टर यूज नहीं किया। तो यहाँ पे सीन ये हुआ कि 1620 में जब कुछ प्यूरिटन्स बहुत तंग हो गए, किससे? जेम्स वन से। उन्होंने कहा बाहर में जाएं कैथोलिक, बाहर में जाएं प्रोटेस्टेंट, हमने यहाँ पे यूके में रहना ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यार चार्टर बताता हूँ बाद में। उन्होंने प्लाईमाउथ कंपनी से चार्टर खरीदा। चार्टर होता है राइट, चार्टर होता है राइट, जैसे मैं आपको राइट देता हूँ कि आप वहां पे जाके जो मर्जी बना लो, ठीक है मुहीत, ठीक है बेटा। प्लाईमाउथ कंपनी ने चार्टर बेच दिया इन प्यूरिटन्स को। मैं ये रिपीट ना करना पड़े प्लीज, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे मिला था प्लाईमाउथ कंपनी को चार्टर, लेकिन उसने यूज नहीं किया। प्लाईमाउथ कंपनी चार्टर किसको बेच रही है? प्यूरिटन्स को। प्यूरिटन्स ने क्या किया, अपना एक जहाज खरीदा, शिप मेफ्लावर, और मेफ्लावर शिप में बैठ के ये लोग यहाँ पे आ गए न्यू वर्ल्ड में। शिप का नाम क्या है? मेफ्लावर। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। दो कंपनी को चार्टर मिले थे, वर्जीनिया कंपनी, प्लाईमाउथ कंपनी। वर्जीनिया कंपनी ने अपनी जाके कॉलोनी बना ली वर्जीनिया, प्लाईमाउथ कंपनी ने अपना चार्टर यूटिलाइज नहीं किया। चार्टर इनसे खरीदा प्यूरिटन्स ने, उन्होंने एक जहाज खरीदा, जहाज का नाम था मेफ्लावर, ठीक है जी। मेफ्लावर में जनाब आला ये लोग मजे से बैठे
इसमें तो यार ये अब इसकी जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही काफी है। इसमें तो ठीक है ना। मे फ्लावर में ये लोग बैठे और ये आ गए यहाँ पे न्यू वर्ल्ड में, और यहाँ पे उन्होंने जो कॉलोनी बनाई उस कॉलोनी का नाम रखा प्लाई माउथ बे कॉलोनी इन 1620। लेकिन एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो यहां से इधर किस शिप में आए हैं? प्लाई माउथ मे फ्लावर शिप में आए हैं। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने शिप के अंदर एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को अमेरिकन हिस्ट्री में कहते हैं मे फ्लावर कंपैक्ट। तो ये अक्सर एमसीक्यू आता है, मे फ्लावर कंपैक्ट कहाँ पे हुआ था? मैं सबसे चाहता हूँ ताकि तुम्हें एमसीक्यू याद हो जाए। मे फ्लावर कंपैक्ट कहाँ पे हुआ था? शिप के अंदर, ठीक है। इन्होंने आके लड़ाई नहीं की, लोकल से डेड इंडियन से लड़ाई नहीं की, ठीक है। उनके साथ पीस डील की और यहाँ पे इन्होंने अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट की। और अगले साल 1621 में इन्होंने खुद अपनी कल्टीवेशन की। बड़े खुश हुए ये लोग और इन्होंने यहाँ पे एक जबरदस्त पार्टी की। उस पार्टी में इंडियंस को भी इनवाइट किया, नेटिव्स थे, और उस पार्टी को कहते हैं थैंक्स गिविंग फीस्ट इन 1621। यहाँ पे ये लोग आए, नेटिव इंडियन से पीस डील की। उनको कहा कि हमें कल्टीवेशन करना सिखाओ। उन्होंने इनको कल्टीवेशन करना सिखाई। 1621 में इन्होंने खुद अपनी कल्टीवेशन की, बड़े खुश हुए, एक पार्टी की 1621 में। इसमें इंडियंस को भी इनवाइट किया एंड दिस पार्टी इज नोन एज थैंक्स गिविंग फीस्ट। फीस्ट यार 1630 एक और कॉलोनी बनी जिसको कहते हैं मैसाचुसेट्स बे, कितना मुश्किल नाम है ये। ठीक है। लेकिन अब ये जो दो कॉलोनीज बन चुकी थी ना, ये जो दो कॉलोनीज बन चुकी थी, प्लाईमाउथ और वर्जीनिया प्लस मैसाचुसेट्स बे, ये जो दो कॉलोनीज बन चुकी थी, इनमें एक बंदा रहता था जिसका नाम था रॉजर विलियम। रॉजर विलियम का ना एक दिन जमीर जाग गया। रॉजर विलियम ने कहा, उल्लू के पट्ठो, ये जो तुमने कॉलोनीज बनाई हैं सारी की सारी, ये तुमने किसकी लैंड पे बनाई है? उन्होंने कहा हमने इंडियंस की लैंड पे बनाई है। तो उसने कहा ये सारी कॉलोनीज इलीगल हैं और हमने तुम्हारे साथ नहीं रहना। उन्होंने रॉजर विलियम को अपनी कॉलोनी से निकाल दिया। रॉजर विलियम के कुछ और भी फॉलोअर थे, उन्होंने अपनी एक अलग कॉलोनी बना ली 1636 में। उसका नाम इन्होंने रखा रोड आइलैंड। रॉजर बच्चे इधर ही रहता था,
ज़ाहिर बात है ब्रिटिश ही होगा ना, इनकी कॉलोनी में रहता तो ब्रिटिश ही होगा। लेकिन उसका ज़मीर जाग गया, उसने कहा कि ये इंडियंस की लैंड थी, तुम इल्लीगल काबिज हो, हमने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। उन्होंने अपनी अलग कॉलोनी बना ली, रोड आइलैंड। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कुछ और एरियाज को कैप्चर करके कुछ और लोग आए। 1636 में एक और कॉलोनी बनी, कनेटिकट। ये डेट लिखी नहीं हुई। असदुल्ला आपने पी हुई है कि वैसे जेब में रखी हुई है? हैं? मैंने डेट लिखी हुई है यार, एक चीज लिखी हुई, उसको तो क्या पूछना है यार। लेने भेजा हुआ है मेरी जान, ये डेट लिखी हुई है ना, ये डेट लिखी हुई है नीचे बब्बू। कौन सी कॉलोनी है? रोड आइलैंड। ये बताता हूँ, अभी बताता हूँ, प्लेस भी बताता हूँ। अभी तो मैंने किसी की प्लेस बताई है, किसी की प्लेस मैंने बताई है, नहीं ना बताई। कनेक्टिकट। प्लेस मेरी जान मैं बताता हूँ, कुछ चीजें मैंने कहा ना मुझ पे छोड़ दो, तो मतलब मुझ पे छोड़ दो ना कि कनेटिकट। कनेटिकट नई कॉलोनी बनी, लेकिन कनेटिकट पे एक फड्डा हो गया। कनेटिकट पे फड्डा ये हुआ, अब ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है। कनेटिकट पे फड्डा ये हुआ कि यहाँ पे एक वॉर होती है। एक ट्राइब था, पेक्वाट ट्राइब। क्या यार अली? ये ट्राइब था कौन सा? लोकल इंडियन ट्राइब था। यहाँ पे इनकी वॉर होती है इनके साथ, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं पी गुड वॉर। ठीक है, पिकेट वॉर होती है यहाँ पे। और उस पिकेट वॉर पे के बाद सीन ये होता है कि जब ये इकट्ठे मिलके लड़ते हैं इंडियन से, तो ये सोचते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, ये अगर हम अलग अलग रहेंगे तो बड़े मसाइल हो जाएंगे, क्यों ना हम आपस में मिल जाएं, हम आपस में मिल जाएं और एक कन्फेडरेशन बना लें। हम आपस में मिलके एक कन्फेडरेशन बना लें। ठीक है, अफसा पिक्वेट ट्राइब के साथ हुई थी। शमस बैटरी लगा लो, बैटरी लगा लो। अच्छा, बस खत्म होने वाला है वैसे भी। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम मिलके कन्फेडरेशन बना लेते हैं। यार तुम लोग पीछे क्यों मिस कर जाते हो? ये लिखा हुआ सारा, इंडियन ट्राइब था पिक्वेट ट्राइब। क्यों कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? हर चीज देखो सिमेट्रिक डायग्राम में आ रही है, क्या हो गई, क्या मुश्किल है? कनेटिकट बनी, कनेटिकट में पिकेट वार हुई, पिकेट वर्सेस कनेटिकट की वार है। पिकेट वर्सेस कनेटिकट की वार है, ये वार हो रही है। अब क्लियर है? शुक्र है। इस वॉर के बाद इस वॉर के बाद ये जितनी भी कॉलोनीज थी, उन्होंने कहा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा?
अब्दुल्ला कुछ खुद भी तो करना है ना, बताता हूँ। लगे लगे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने कहा कि मिल के कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, मिल के कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, ठीक है। एंड दिस कॉन्फेडरेशन इज नोन एज न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन। अब इस न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन के अंदर कौन कौन है? एक तो है प्लाईमाउथ, एक है मैसाचुसेट्स बे, एक है कनेटिकट, एक है रोड आइलैंड और एक न्यू हेवन कॉलोनी भी थी। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज समझनी है कि ये क्यों बनी। Why this confederation came into being? What were the reasons? What were the reasons? What were the reasons? ठीक है, नहीं, वर्जीनिया was not included. वर्जीनिया was not included. तो पहली रीजन क्या बन रही है हमारी? पीकेट वार, ठीक है। दूसरी रीजन हमारी क्या बन जाएगी? कॉमन डिफेंस, के यार मिलके कॉमन डिफेंस कर लेंगे। तीसरी रीजन क्या बन जाएगी? कॉमन इकोनॉमिक परसूट्स, ठीक है, मिलके मतलब ट्रेड करेंगे। चौथी रीजन टेरिटोरियल प्राइमेसी, सारी एक दूसरे के साथ हैं तो मिलके इकट्ठे रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, आगे भी मजीद मिलके काम करेंगे। रुबाब, पूरी बात ये देखो, ये बताया है ना, न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन को बनाने की रीजंस क्या थी, इन कॉलोनीज ने क्यों बनाई ये, ठीक है। अब समझ आई है? इकट्ठे थे, काम मिलके काम करते हैं। चौथा, रिलीजियस आइडियोलॉजी सेम थी, रिलीजियस आइडियोलॉजी सेम थी, सारे मजहब से तंग थे, काम मिलके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल हार्मनी, उसके बाद सोशल कोहेरेंस, उसके बाद और क्या वजह थी? और ये वजह थी कि यहाँ पे जो भी थ्रेट ऑफ द वार दोबारा आएगा, जो भी थ्रेट ऑफ वार दोबारा आएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। जब उनको पता होगा कि यार ये सारे इकट्ठे हैं, अब इनके साथ नहीं लड़ना। और जो और क्या रीजन हो सकती है? और मतलब वी डिफीटिंग ऑफ कॉमन एनिमी, कि अगर कोई कॉमन एनिमी आता है तो उसको हम हरा लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने जानबूझ के एंड पे रखी हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने जानबूझ के एंड पे रखी हुई थी। एक शुरू वाली मेन रीजन, शुरू वाली मेन रीजन वॉर वाली, और एक ये 10th रीजन जो मैंने जानबूझ के एंड पे रखी हुई थी, ये थी ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश का मसला ये था, ब्रिटिश का मसला ये था, कॉलोनीज किसकी थी बच्चों? कॉलोनीज किसकी थी? ये कॉलोनीज किसकी थी? यूके की थी। तो क्या यूके को नजर नहीं आ रहा था कि यार ये इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ये मेरी सारी कॉलोनीज इकट्ठी हो रही हैं, ये इकट्ठी होकर मुझे चैलेंज भी कर सकती है मेरी अथॉरिटी को। समझो इस बात को, इस बात को इस तरह समझो कि इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी, अगर वो सारी इकट्ठी हो जाती तो क्या होता? बड़ा मसला हो जाना था, यूके के लिए बड़ा मसला हो जाना था। यहाँ यूके ने क्यों इग्नोर की ये बात? वाई यूके इग्नोर्ड दिस? तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी यूके के अंदर सिविल वॉर।
यूके के अंदर सिविल वॉर चल रही थी 1642 से 1651, और यूके से जानबूझ के यहाँ पे यूके ने सैल्यूटरी निग्लेक्ट किया, जानबूझ के इनको इग्नोर किया। ये बात बड़ी मजेदार है, बड़ी एनालिटिकल है। देखो, यूके खुद चाह रहा था कि ये इकट्ठे हो जाए। क्यों? ताकि हम इधर बिजी हैं जंग में, और ये उधर इकट्ठे रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। लेकिन लेकिन क्या हुआ? दिस लेकिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस लेकिन इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर टुडे। हुआ ये कि यूके ने सैल्यूटरी निग्लेक्ट तो कर दिया, और ये आपस में इकट्ठे तो आ गए, लेकिन इसी इकट्ठे होने ने उनके सीड्स ऑफ इंडिपेंडेंस शो किए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं ये कह रहा हूं कि 13 कॉलोनीज किसकी थी? बताओ, किसकी थी? यूके की। उन्हीं 13 कॉलोनीज ने उन्हीं 13 कॉलोनीज ने बाद में यूके के अगेंस्ट जंग लड़ी। उप्स। और वो जंग आज़ादी की जो हम इंडियंस ने 1857 में हारी, वो उन 13 कॉलोनीज ने अपनी जंग 1776 में जीती। 1781 में, सॉरी, 1781 में उन्होंने वो जंग जीती। और उन्होंने कहा जंग जीतने के बाद कि वी आर नॉट द 13 colonies of UK in American continent. We are not the 13 colonies of UK in American continent, बल्कि हम क्या हैं? We are the 13 states of the United States of America. और अगर आप अमेरिका का मैप देखें, अमेरिका का फ्लैग देखें, तो उसके फ्लैग के अंदर यहाँ पे स्टार्स होते हैं और यहाँ पे स्ट्राइप्स होते हैं। तो स्टार्ट में 1776 में 13 स्टार्स थे और 13 स्टेट्स थी, तो ये स्ट्रिप्स थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी स्टेट्स बढ़ती गई, और आज जो स्टार हैं वो तो हैं 50, लेकिन स्ट्रिप आज भी कितनी है? स्ट्रिप आज भी 13 है, बिकॉज दीज वन स्ट्रिप रिप्रेजेंट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे शुरू होती है। कहानी ये है कि वो कॉलोनीज किसकी थी? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कॉलेज किसकी थी? बताओ। यूके की थी। उन कॉलोनीज के साथ ऐसे कौन से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मसाइल हुए? ऐसे कौन से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मसाइल हुए कि उन्होंने यूके के अगेंस्ट जंग लड़ी और 1781 में वो जंग जीती? वो जंग क्यों लड़ी? वो जंग कैसे आगे तक चली? और वो जंग कैसे इन्होंने जीती? दिस इज कॉल्ड द यूएस रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के लिए आपको अगली किस्त का इंतजार करना।
ओ भाई हो गया? हो गया। So just let me know how was it. Interesting. Okay, अब ये चीज रहती है, एक चीज, just give me 1 minute, 1 minute, one quick minute, one quick minute, one quick minute. US. One minute, 1 minute. हाँ बैंड थक गया फिर। नहीं थकता नहीं हूं मैं। ये देखो, आज हमने टॉपिक पढ़ा है कॉलोनाइजेशन का। आज हमने टॉपिक पढ़ा है कॉलोनाइजेशन का। कॉलोनाइजेशन से उसने एक दफा क्वेश्चन पूछा 2017 में, और एक दफा क्वेश्चन पूछा 2019 में। 2017 वाला क्वेश्चन देखो, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडवेंट इन द यूएसए। ये हो जाएगा क्वेश्चन अब तुम लोगों का। एंड व्हाट वर द फैक्टर्स which led to the formation of New England Confederation of Massachusetts, Bay, Plymouth, Connecticut, and New Haven colonies in 1643. इम्पैक्ट क्या है? अभी आएगी। इम्पैक्ट तो पढ़ लिया करें। मैं इसकी दुनिया यार एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों को 3 घंटे सर खाया, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि वो जो 1.5 घंटे में जान छुड़वाते हैं उसमें क्या फर्क है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। रिगार्डिंग बुक्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। मैं ग्रुप में, अच्छा अब आखिरी रिक्वेस्ट ये है, कि इसको आज ही कर लोगे तो ये याद हो जाए, इसको आज ही कर लोगे तो ये याद। In the last, I just want to know, enjoy it or not? ये कर गए।